हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे सरफेस केमिस्ट्री। हाँ, सरफेस केमिस्ट्री सही सुना तुमने। हाँ, पता है मुझे थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। हाँ, पता है मुझे कि इसमें याद करना होता है, बट तुमको अब बर्डन नहीं लेना इस चैप्टर का, अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो भी और अगर रिवीजन के तौर पे आ रहे हो तो भी, क्योंकि मैं तुम्हें इसमें इतनी ज़्यादा ट्रिक्स और मज़े से पढ़ाने वाली हूँ ना कि तुम्हें ये चैप्टर तुम्हारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, बस मेरे साथ मुझे तुम 40 to 45 मिनट दे दो और बस वीडियो के एंड तक बने रहना, बाकी मुझ पे छोड़ दो। आई एम प्रिटी श्योर तुम रिग्रेट नहीं करोगे ये वीडियो खोलने के बाद। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आओ समझते हैं हम अपनी सरफेस केमिस्ट्री होती क्या है। सरफेस केमिस्ट्री मतलब कोई तो केमिस्ट्री हो रही है, कुछ तो हो रहा है जो सिर्फ सरफेस पे हो रहा है, इसी को हम सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। सरफेस केमिस्ट्री ओवरऑल इस चैप्टर में हम एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसके अलावा सबसे पहले हम इन 3 टर्म को समझते हैं कि आखिर ये होती क्या है। तो देखो, जैसे कि कोई हमारा सरफेस है, ठीक है, और उस पर मॉलिक्यूल की डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ हमारी सरफेस पे ही हो रही है, ओनली सरफेस, अंदर नहीं जा रही, तो वो तुम्हारा कहलाएगा क्या, एडजॉर्प्शन। और दूसरा केस लेते हैं, अगर तुम्हारा कोई सरफेस है और मॉलिक्यूल तुम्हारा अंदर भी प्रेजेंट है बल्क में, ठीक है, बाहर के साथ नहीं, अंदर भी प्रेजेंट है, तो वो तुम्हारी एब्जॉर्प्शन कहलाएगी। मतलब उसने वो बल्क में तुम्हारे उस पार्टिकल में, मतलब एक सेकेंड ऐसे बताती हूँ, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारी सिर्फ सरफेस में नहीं है, वो सरफेस के अंदर भी है, वो भी बल्क में प्रेजेंट है, वो कहलाएगी, टर्म कहलाएगी तुम्हारी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है। और एक तीसरी टर्म आती है क्या, सॉर्प्शन। सॉर्प्शन मतलब तुम्हारे दोनों एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है, मतलब साइमल्टेनियसली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब कि अंदर भी, ठीक है, और बाहर भी, तो ये तुम्हारी क्या कहलाएगी, सॉर्प्शन। ठीक है, ये तीन तीन टर्म समझ ली। आखिर ये 3 टर्म होती क्या है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना, क्योंकि अगर तुम्हारा चैप्टर किस पे, MCQs बेस्ड है ना, तो यहाँ से लेके जो इतनी स्लाइड है ना, इससे तुम्हारा 80% एग्जाम में आने की चांस बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना। हम पहले मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन समझते हैं कि आखिर एड्सॉर्प्शन होती कैसे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा कोई ये एलिमेंट है, ठीक है, इस एलिमेंट के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से, और इसी तरह हमारे कुछ सतह पर भी इसके मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो जो नीचे वाले, मतलब कि जो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स हैं ना, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। देखो, हर मॉलिक्यूल का एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो नीचे वाले मॉलिक्यूल है, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सामने वाला न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब इनके आसपास हर एक मॉलिक्यूल बैठा है जो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज। बट जैसे कि इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, ये कर देगा। इसकी कौन करेगा, इसकी ये कर देगा, इसकी ये कर देगा, इसकी ये कर देगा। तो हर मॉलिक्यूल्स के पास उसका साथी है जो उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। बट जो यहाँ पे इसकी सतह पर जो बैठे हैं, ये जो बैठे हैं, इनके पास कोई नहीं है जो उनको न्यूट्रलाइज कर दे। ठीक है, इसके बाद जब हम कोई सामने से कोई एलिमेंट लेकर आते हैं, जबकि ऊपरी सतह से, जब जाहिर सी बात है ये इसका सरफेस है ना, ये क्या है, ये इसका सरफेस है, तो जब सरफेस के ऊपरी सतह से कोई एलिमेंट या कोई मॉलिक्यूल्स आते हैं, ठीक है, जैसे कि ये हमने मॉलिक्यूल्स इधर इसके ऊपर लगा दिए, आए जैसे इसकी ऊपरी, जाहिर सी बात है पहले सरफेस पे होकर ही जाएगा ना। हमारे एब्जॉर्प्शन में सबसे पहले ऊपर से ही तो कुछ होता है, तभी अंदर जाके वो एब्जॉर्ब होता है ना। तो ये सामने से आए मॉलिक्यूल, ये सामने से मॉलिक्यूल आए, और ये मॉलिक्यूल अंदर जाने के, एक सेकेंड, ये क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल अंदर जाने के बजाय ये इसके सरफेस पर ही रह गया। क्यों, क्योंकि ये वाला मॉलिक्यूल इनको अंदर ही नहीं जाएगा। वो बोलेगा कि भाई तुम अंदर नहीं जा सकते, पहले हमें तो सेटिस्फाइड करो। ठीक है, तो ये इनको आपस में रोक देगा कि भाई पहले हमें सेटिस्फाइड करोगे ना, तभी हम तुम्हें नीचे जाने देंगे, है ना। तो ये इनको आपस में अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा, और जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ऊपरी सतह पर आके ऐसे चिपक जाएंगे। यही हमारी कहलाती है एड्सॉर्प्शन। ठीक है, आगे बात समझ में कि एड्सॉर्प्शन होता कैसे, क्योंकि जो मॉलिक्यूल रहता है, जो जैसे जो नीचे वाले मॉलिक्यूल रहते हैं, इस तरह ये ऊपर भी रहते हैं, बट इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए होता नहीं है। तो यहाँ पे क्या एक फोर्स बचता है, उसे बोलते हैं रेजिडुअल फोर्स। क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो सरफेस पे जो फोर्स बच रहा है उसको बोलते हैं हम रेजिडुअल फोर्स। रेजिडुअल फोर्स मतलब क्या होता है, मतलब बचा हुआ फोर्स। ठीक है, उसके बाद जब हम सामने से कोई मॉलिक्यूल कवर कराते हैं तो ये नीचे जाने ही नहीं देता। वो कहते हैं भाई पहले मुझे सेटिस्फाइड करोगे फिर मैं नीचे जाने दूंगा। तो इस तरह से हमारी क्या हो जाती है, हमारी एड्सॉर्प्शन हो जाती है। ठीक है, फिर अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझ लो
एड्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, ये तो भाई हमने कहानी समझ ली कि एड्जॉर्प्शन हुआ कैसे। एड्जॉर्प्शन के बाद वाली कहानी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो, जब हमारा एड्जॉर्प्शन हुआ तो हमारा रेजिडुअल फोर्स कम हुआ है ना, हमारे सरफेस सेटिस्फाइड होने लगे यहाँ पे, तो हमारा रेजिडुअल फोर्स कम होता जाएगा। रेजिडुअल फोर्स कम हुआ तो हमारी स्टेबिलिटी बढ़ी, हमारी एनर्जी रिलीज हुई, मतलब हीट रिलीज हुई। हीट रिलीज होना मतलब क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हाँ, हीट रिलीज होना क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एड्जॉर्प्शन के लिए हमारा जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये चीज़ तुम्हें बाई हार्ट याद होनी चाहिए। हमारा एड्जॉर्प्शन क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। अब दूसरी टर्म समझो, एक्सोथर्मिक एड्जॉर्प्शन क्या होती है, एक हमारी ये होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब जो अपने आप हो जाता है, उसे किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। एड्जॉर्प्शन हमारा अपने आप तो हुआ ना, क्या यहाँ पे किसी की ज़रूरत पड़ी, क्या कोई थर्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ी, नहीं ना, है ना, ये सब अपने आप हो गया। तो यहाँ किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये अपने आप हो जाती है, इसमें किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसको हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की कंडीशन तभी होगी जब हमारा डेल्टा एच ज़्यादा होगा टी डेल्टा एस से। हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होती है, गिब्स एनर्जी, जो कि होनी चाहिए नेगेटिव। ठीक है, ये इसका डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है, तुमने 11वीं की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। और एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्पॉन्टेनियस होने की कंडीशन क्या होती है, तो तुम बता देना डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। ठीक है, ये वाली टर्म भी तुमको याद होनी चाहिए। स्पॉन्टेनियस का जब अगर कहीं पे एग्जॉर्प्शन में टॉपिक आ जाए तो ये स्लाइड बहुत, मतलब कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आते हैं एमसीक्यूज में पूछा जाता है। जैसे ये नीट पे एक क्वेश्चन आया था कि एड्जॉर्प्शन की, क्या एड्जॉर्प्शन कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अगर है तो उसकी वो कंडीशन क्या होगी, तो बताना होता है कि हमें, हाँ, डेल्टा जी हमारा नेगेटिव होता है और उसकी कंडीशन होती है ये नीट पे क्वेश्चन आया हुआ है। अगला देखो, हाँ, तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने इसकी एंथैल्पी पढ़ ली, हमने गिब्स एनर्जी पढ़ ली एब्जॉर्प्शन में। अब हम पढ़ेंगे क्या, एंट्रोपी। आफ्टर एब्जॉर्प्शन हमारा मूवमेंट कम होता है, मतलब मूवमेंट कम होता है मतलब ऑब्वियसली हमारे मॉलिक्यूल सेटिस्फाइड हो जाएंगे, वो आपस में चिपक जाएंगे, तो उनकी जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है वो आपस में कम होती जाएगी, है ना। इस वजह से हमारा एब्जॉर्प्शन का मूवमेंट कम हो जाता है, और मूवमेंट कम होगी तो हमारी क्या, एंट्रोपी घटेगी। तो यहाँ से हमारा डेल्टा एस क्या हो जाता है, नेगेटिव। ठीक है, आगे बात समझ में। ये तीनों टर्म जो मैंने भी तुम्हें अभी 3 चीज़ें बताई हैं, इसको बाय हार्ट याद रखना, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज में पूछा जाता है। वही चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ये एड्जॉर्प्शन है। तो हाँ, यही चीज़ें यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस कैसे नेगेटिव आता है, वो चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस क्यों है, कैसे है, ये भी मैंने बता दिया। इक्विलिब्रियम, हाँ, इक्विलिब्रियम की कंडीशन अगर आ जाए तो बताना कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन होने के लिए हमारा डेल्टा जी 0 होना चाहिए, और अगर हम इस फॉर्मूले में डेल्टा जी 0 रखेंगे तो हमारा डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस आ जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन स्पॉन्टेनियस की हो गई, ये सारे टर्म आ गए। आगे देखो, मैं बता रही हूँ ये स्लाइड बाय हार्ट याद करना, क्योंकि 80% चांसेस होते हैं यहीं से आने के। ठीक है, बाकी जो 20% में बाकी तुम्हारी यहाँ की बची हुई स्लाइड आती है। ठीक है, अब आगे देखो, एड्जॉर्प्शन के भी फैक्टर्स होते हैं उसको इफेक्ट करने के। तो पहला होता है एड्जॉर्प्शन हमारा प्रोपोर्शनल होता है क्रिटिकल टेम्परेचर की, ये कुछ क्रिटिकल टेम्परेचर उसके दिए गए हैं। ठीक है, कंपैरिजन उसका। एड्जॉर्प्शन हमारा सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। जाहिर सी बात है ना, इतने पे जितना एड्जॉर्प्शन हो रहा है, अगर इतने पे हो रहा है एड्जॉर्प्शन, तो किसका ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो। क्या एड्जॉर्प्शन हमारा सरफेस पे ही तो होता है, इसीलिए ये प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एड्जॉर्प्शन की, ये फर्दर स्लाइड में समझाओगे इसके पीछे की होता क्यों है टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और प्रेशर होता है इसका प्रोपोर्शनल होता है एड्जॉर्प्शन की। जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी एड्जॉर्प्शन बढ़ेगी, बट इन लिमिट। एक लिमिट हमारा होता है क्या, सैचुरेशन पॉइंट होता है जिसको पीएस कहते हैं, उसके बाद हमारा एड्जॉर्प्शन नहीं बढ़ता, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता प्रेशर पे। तो ये हमारा एड्जॉर्प्शन प्रेशर पे एक लिमिट तक ही इफेक्ट करता है। ठीक है, आगे बात समझिए, ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, याद ध्यान में रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर देखो तो टेम्परेचर वाला सीन होता है इसका, और एक प्रेशर वाला, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। ठीक है, अब आगे चलो। ठीक है, तो आगे देखो, अब आता है हमारा क्या, अब हम इस ग्राफ की मदद से हम पढ़ेंगे कि हमारे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे क्या एड्जॉर्प्शन पे। तो इसको हम क्या, इसको कहते हैं फ्रेंडलिंग एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, ये ग्राफ इसको डिनोट करता है, मतलब कि ये ऑफिशियल ग्राफ है किसका, फ्रेंडलिंग एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का। तो समझो, हमारा जब हम इनिशियली हमारा ये एक्स बाई एम क्या करते हैं, एक्स बाई एम डिनोट करता है हमारे एड्जॉर्प्शन को, और पी हमारा होता है प्रेशर, और ये पी एस क्या हमारा, ये सैचुरेशन पॉइंट ऑफ प्रेशर है। हम जब प्रेशर को बढ़ाते हैं इनिशियली पे, तो हम जब थोड़ा प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारी इनिशियली हमारी एड्जॉर्प्शन बढ़ेगी। फिर एक फेज़ आता है जो इंटरमीडिएट फेज़ कहलाता है, और इसमें हमारा एब्जॉर्प्शन बड़ा, फिर एक पॉइंट ऐसा आ गया जिसे बोलते हैं हम पी एस होता है हमारा सैचुरेशन ऑफ प्रेशर।
इसके बाद हमारा एड्जॉर्प्शन नहीं बढ़ता। पहले हमारा एड्जॉर्प्शन इनिशियली तौर पर बढ़ा, जो कि डिपेंड करता है x/m प्रोपोर्शनल टू की p की पावर n। फिर हमारा x/m की प्रोपोर्शनल p की पावर 1/n। फिर हमारा इस पर डिपेंड नहीं करता, 0 पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हम रखते हैं इसमें, और एक टाइम के बाद हमारा एड्जॉर्प्शन नहीं होता। ठीक है, यही बताता है। इस ग्राफ में समझो ये क्या लिखा है, मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है। जब हमने यहाँ पे हमारा एड्जॉर्प्शन देख रहे हैं, यहाँ पे हम प्रेशर देख रहे हैं, तो हमारे जब हमने यहाँ से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया तो हमारा एड्जॉर्प्शन बढ़ा। फिर थोड़ा सा, मतलब कि देखो 273 केल्विन कितना होता है हमारा, बहुत ज़्यादा केल्विन होता है टेम्परेचर है। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर में इतना सा एड्जॉर्प्शन हुआ। फिर थोड़ा सा कम हमने टेम्परेचर किया तो हमारा थोड़ा एड्जॉर्प्शन बढ़ा। फिर हमने और टेम्परेचर कम किया तो हमारा एड्जॉर्प्शन उससे भी बढ़ा। तो हमें पता है ना, हम जैसे कि अभी हम पीछे पढ़ के आए कि हमारा टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा टेम्परेचर x/m के। ठीक है, तो यही बात हमने इस ग्राफ के तहत तुमको बता दी। अब आगे देखो, हमने प्रेशर पे बता दिया कि जब प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है, ऐसे डिपेंड करता है। ये हमारा डिपेंडेंसी है टेम्परेचर के ऊपर, ये डिपेंडेंसी है प्रेशर के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम इंटरमीडिएट टर्म को लेते हैं तो इंटरमीडिएट में जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटा दें तो हमारा कांस्टेंट क्या आता है। उसके बाद जब हमने लॉग लिया तो लॉग x/m log k प्लस 1/n log p, जो कि हमारी स्ट्रेट लाइन को डिनोट करता है, और ये स्लोप होता है किसके, 1/n इक्वल के। ठीक है, अगर ये इसका फॉर्मूला है लॉग के बेस में। आगे देखो, अब तुम्हें समझ में आ गया ना प्रेशर तुम्हारा क्यों इन प्रोपोर्शनल होता है एड्जॉर्प्शन के। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ये भी बता दिया। अगर एग्जाम में आ जाए तो तुम्हें ग्राफ बना के आ जाना है और कुछ कंडीशंस ऐसी लिख देना है, तुम्हें पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। इससे एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे आ जाओ, जैसे एमसीक्यूज में कैसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, जैसे टेम्परेचर के बिहाफ में पूछ लेंगे, प्रेशर के बिहाफ में पूछ लेंगे। तुमसे पूछ लिया जाएगा कि जैसे यहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है कि नहीं, तुम बता देना। ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दिया जाए, लेकिन अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुम्हें एक एक बात पता है, अच्छे से समझ रहे हो, समझते चल रहे हो ट्रिक से जैसी भी, तो तुम्हें याद रहेगा। अब आगे देखो, टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन में 2 तरह के होते हैं। पहला आता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन, दूसरा आता है केमिकल एड्जॉर्प्शन। इसको तुम कंसीडर करो बैड गाय और इसको कंसीडर करो गुड गाय। तो बैड गाय में सारी बुरी बातें होती है और गुड गाय में सारी अच्छी बातें होती हैं, है ना। तो ये नॉट स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक होने का अच्छा नेचर होता है जो गुड गाय में दिखेगा, ना कि बैड गाय में। ये इरिवर्सिबल है, मतलब कि फॉर एग्जांपल तुमने एक एड्जॉर्प्शन करके बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस किया, बहुत लंबा प्रोसेस करके किसी चीज़ की एब्जॉर्प्शन कराई, बट उसके बाद ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्योंकि मतलब रिवर्सिबल है, तो ये वापस अपने इनिशियल फेज में आ गया। तो ये तो बुरी बात है ना, मतलब एक आदमी इतनी मेहनत कर रहा है और थोड़े से टाइम के बाद ये वापस उसी जगह पे आ गया, तो ये तो बुरी बात है, जो कि हमें बैड गाय में देखने को मिल रही है ना। तो ये रिवर्सिबल बुरी क्वालिटी है और ये रिवर्सिबल अच्छी क्वालिटी है कि ये हमने मेहनत तो करी, बट मेहनत के बाद वो चीज़ लाइफ टाइम सेफ तो रही, है ना। हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन इसकी लो रहती है, इसकी हाई रहती है। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो रहती है, इसकी हाई रहती है। इसमें वंडरवॉल फोर्स रहते हैं जो कि बहुत वीक फोर्सेस होते हैं, जिस वजह से ये बुरी क्वालिटी मानी जाएगी, और बुरी क्वालिटी फिजिकल एड्जॉर्प्शन में होती है। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं जो कि अच्छी, मतलब कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कम्पेयर टू द वंडरवॉल फोर्स, तो ये केमिकल एड्जॉर्प्शन में देखा जाता है। इसमें मल्टी मॉलिकुलर लेयर देखने को मिलेगी, मतलब मल्टी मॉलिकुलर मतलब ढेर सारे मॉलिकुलर की लेयर। और ढेर सारा होना अच्छा है या सिर्फ अकेला आदमी होना, अकेला आदमी होना, है ना। हमें तो एक इंसान की ज़रूरत है, लॉयल बंदा, है ना। तो ये एक बुरी क्वालिटी है जो कि हमें फिजिकल एब्जॉर्प्शन में देखने को मिलेगी, और केमिकल एब्जॉर्प्शन में यूनिमॉलिकुलर, एक अकेला इंसान, है ना। डिक्रीज विद टेम्परेचर, इंक्रीज विद टेम्परेचर। ठीक है, तो हम पहले फिजिकल एब्जॉर्प्शन में देख लेते हैं टेम्परेचर की डिपेंडेंसी। ये हम यहाँ पे हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल एब्जॉर्प्शन में हमारा टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, और केमिकल में फर्स्ट इंक्रीज हुआ, देन उसके बाद डिक्रीज होगा। एक टाइम तक तो इंक्रीज हो रहा है, फिर एक कंडीशन के बाद एक टाइम के बाद ये डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा केमिकल एब्जॉर्प्शन में आ रहा है, और दोनों चीज़ों में हमने अपना प्रेशर कांस्टेंट रखा है, ये चीज़ याद रखना। जैसे हमने यहाँ पे हमने अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था, तो यहाँ पे हम अपना प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं। अब आगे आ जाओ, इन 3 टर्म के बारे में समझो। ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं, कोलोइडल क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज होते हैं 1 नैनोमीटर से कम, मतलब कि तुम नहीं देख पाओगे इन्हें। कोलोइडल होते हैं 1 से लेके 1000 नैनोमीटर से, जो किसी इंस्ट्रूमेंट के तहत तुम देख सकते हो, बट ये बहुत छोटे होते हैं, तुम इन्हें इंस्ट्रूमेंट से भी नहीं देख पाओगे। सस्पेंशन होते हैं जो कि 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होते हैं, जिन्हें तुम अपनी आंखों से भी देख सकोगे। ये सेटल डाउन नहीं होते क्योंकि बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं, तो ये सेटल डाउन नहीं हो सकते ऑब्वियसली। तो ये सेटल हो जाते हैं मैक्स अंडर सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। और ये सेंटल हो जाते हैं ड्यू टू ग्रेविटी, ऑब्वियसली इनके बड़े साइज रहेंगे तो ये ग्रेविटी से ही अपने
अपनी जगह पे सेटल हो जाएंगे, ठीक है। ये होमोजेनस इन नेचर होती है, हेटेरोजेनस होती है, ये हेटेरोजेनस होती है। होमोजेनस क्यों होते हैं, बात तो आ रही होगी क्यों होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुमने एक पानी की ग्लास में, ठीक है, तुमने एक बहुत ही पाउडरी सा एलिमेंट डाल दिया, तो ये पूरे पानी के उसमें ग्लास में तो मिक्स हो जाएगा। और तुम इसको इस एक चम्मच को यहाँ से उठाओ, चाहे एक चम्मच यहाँ से उठाओ, ये पूरा मिक्स हो गया ना, तुम कहीं से भी उठाओगे ये पूरा बराबर होगा। तो ये होमोजेनस नेचर में होंगे। बट हेट्रोजेनस मिक्स नहीं होते, तो ये क्योंकि इनके पार्टिकल एज कम्पेयर टू द ट्रू सॉल्यूशन ज़्यादा होते हैं, तो ये कंपेयर मतलब कि ये मिक्स नहीं हो पाएंगे, इसलिए इनको हेट्रोजेनस कहते हैं, ठीक है। ये ना तो टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं ना ब्राउनियन मूवमेंट दिखाते हैं, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, ठीक है। और ये टिंडल इफेक्ट भी दिखाते हैं और ब्राउनियन मूवमेंट भी दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि कोलॉइडल हैं ये, ठीक है। अब ये होते क्या है टिंडल और ब्राउनियन, ये आगे मैं बताऊंगी इनकी प्रॉपर्टी जब हम कोलॉइडल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सस्पेंशन दिखाते भी हैं और कभी कभार नहीं दिखाते, ये ज़रूरी नहीं है कि दिखाएं, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब आ जाओ क्या कोलॉइडल सॉल्यूशन, मैंने जैसे कि अब मैं बता रही हूँ कि अब हम आगे सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज, इनको कैसे बनते हैं, इनकी प्यूरिफिकेशन क्या होती है, ठीक है। ओवरऑल हम आगे इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले समझो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते क्या है। इनको 3 भागों में हम पढ़ने वाले हैं। पहला हमारा पार्टिकल साइज के तहत, जो कि 8 टाइप के होते हैं। फिर आता है हमारा लियोफिलिक, लायोफिलिक, फिर आता है मल्टी, मैक्रो और एसोसिएटेड कोलॉइड। सबसे पहले समझिए डीपी और डीएम होता क्या है। डीपी होता है तुम्हारा डिस्पर्सिव फेज और डीएम होता है डिस्पर्सिव मीडियम। फॉर एग्जांपल डीपी को तुम कंसीडर करते हो सॉल्यूट में और डीएम को कंसीडर करो सॉल्वेंट को। जैसे कि तुम्हारा एक ग्लास ऑफ वाटर है, तुम्हारा पानी हो गया क्या, तुम्हारा पानी हो गया तुम्हारा डीएम, और शुगर हो गई उसमें, मतलब नमक शुगर जो भी मिलोगे वो तुम्हारे डीपी में कंसीडर किया जाएगा। आगे बात समझ में, ये ऐसा टर्म याद रखना। आगे आओ, हम पहले अब इनके पार्टिकल साइज के ऊपर, नहीं पार्टिकल नहीं, हाँ पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग देखते हैं। डिस्पर्सिव मीडियम, फिर डिस्पर्सिव फेस। एक सेकेंड, यहाँ पे ना डीपीडीएम यहाँ पे ना फेज आना था, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब ट्रिक समझो। ये तुम्हें ये पेन के निशान इसलिए दिख रहा हूँ क्योंकि एक बार रिकॉर्ड कर चुकी थी मैं, अभी पूरी स्लाइड में रिकॉर्ड हो गई थी, बट वो सेव नहीं हो पाई, तो मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है, इसलिए ये निशान दिख रहे हैं तुम्हें। अब समझो होता क्या है, ये सब बताते हैं हम एक एक करके। इनको ट्रिक से मैं बताने वाली हूँ ताकि तुम्हें फालतू रटना ना पड़े, और ये एनसीईआरटी में दिया है ये स्लाइड, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब समझो, अब इसकी ट्रिक लेकर आई हूँ मैं। जहाँ पर भी तुमको, यहाँ पर अगर तुम्हें यहाँ पे गैस और गैस दिख जाए तो समझ लेना वो एरोसॉल है, ठीक है। अगर कहीं पे भी गैस दिख रहा है, यहाँ गैस दिख रहा है, तो ये एरोसॉल है, ठीक है। अब तुम्हें फोम कैसे बनता है, तुम्हें पता है कि फोम झाग में क्या होता है, गैस होता है, लिक्विड हो जाता है, तो तुम फटाफट बता देना वो फोम है, ठीक है। अगर कहीं पे लिक्विड है तो वो इमल्शन होंगे ऑब्वियसली। इमल्शन क्या होते हैं फर्दर स्लाइड में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए समझो। अगर किसी तुम्हारे अमाउंट में दोनों चीज़ें, तुम्हारे डिस्पर्सिव फेज और डिस्पर्सिव मीडियम में दोनों चीज़ें अगर तुम्हारी क्या आ रही हैं, लिक्विड के फॉर्म में आ रही है, तो तुम्हारी क्या कहलाएंगी, वो इमल्शन कहलाएंगी, ठीक है। अब आता है जेली। जेली क्या होता है, जेली में तुम्हारा एक अमाउंट होता है सॉलिड और एक अमाउंट होता है लिक्विड, उसी को मिला के तो जेली बनाते हैं। जेली को तुम खाते हो तो उसमें थोड़ा सा लगता है, थोड़ा सा तुम देखोगे बनते हुए भी देखोगे तो उसमें कुछ लिक्विड रहता है, जैसे दूध, और पाउडरी फॉर्म में कुछ हम मिलाते हैं वो होता है सॉलिड, है ना। तो ये क्या हो गया तुम्हारा जेल के फॉर्म में तुम्हें मिलता है, तो ये भी याद हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। इसका समझो, अगर कहीं पे सॉलिड सॉलिड आ जाए तो तुम्हें यहाँ से सॉलिड उठाना है, यहाँ से सॉल उठाना है। कहीं पे भी सॉलिड सॉलिड हो जाए, वहां से उठाओ सॉलिड, यहाँ से उठाओ सॉल, ये तुम्हारा हो जाएगा नेम ऑफ कोलॉइड सॉलिड सॉल। कहीं पे सॉलिड लिक्विड आ जाए तो यहाँ से उठाओ SO और यहाँ से उठाओ L, तो ये तुम्हारा सिंगल सॉल में मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें भी मैंने एज अ ट्रिक तुम्हें याद कर ली। अब तुम्हें ये सब ट्रिक में याद नहीं, मतलब ट्रिक के हिसाब से तुम्हें तुरंत रट जाएंगी। तुम्हें बस एक चीज़ याद करना है, क्या, वो है ये, जब हम गैस और सॉलिड को लेते हैं वो बनाता है तुम्हारा सॉलिड सॉल। इसका तो पता चल गया, सॉलिड 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 सॉल, और गैस सॉलिड सॉलिड सॉल। ये वाला भी मैंने तुम्हें बता दिया। अब आ जाओ अगली कंडीशंस, अगली टर्म क्या आती है हमारी, लियोफिलिक और लायोफोबिक। लायोफिलिक और लायोफोबिक में क्या होता है, लायोफिलिक का नाम सोचो, नाम पढ़ो, मतलब क्या है, लायोफिलिक मतलब प्यार करने वाला, और लायोफोबिक मतलब डरने वाला, है ना। ये दिल है और ये दिल टूटा आशिक, ठीक है। तो ये लायोफिलिक में सारी अच्छी क्वालिटीज़ होने वाली हैं और लायोफोबिक में सारी बुरी क्वालिटीज़, मतलब जैसे कि जल्दी बन जाता है, मोर स्टेबल होता है, रिवर्सिबल होता है, विस्कोसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द सॉल्यूशन। विस्कोसिटी क्या होती है हमारी, गाढ़ापन एक सॉल्यूशन का, ठीक है, ठीक है। ज़्यादा पतला नहीं है तो एज अ विस्कोसिटी को, इसको अच्छी बात समझो, ठीक है। सरफेस टेंशन, नाम से ही देखो टेंशन कम है इसमें, तो ये एक अच्छी क्वालिटी है जो कि हमारी लायोफिलिक में पाई जा रही है। स्कैटरिंग मतलब बिखराव कम है, एक अच्छी क्वालिटी है, तो ये इसमें पाई जा रही है, ठीक है। यहाँ देखो
जल्दी नहीं बनता, लेस स्टेबल है, इरिवर्सिबल है, विस्कटी सेम्स टू सॉल्यूशन है, सरफेस टेंशन हाई है और स्कैटरिंग भी हाई है। सारी बुरी कंडीशंस आती है हमारी लायोफोबिक में। तो इनको तुम ऐसे ही याद रखना जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया। आगे आओ, अगला क्या है तुम्हारा टाइप्स ऑफ डीपी पार्टिकल। डीपी पार्टिकल के हिसाब से तुम्हें समझना है, ये तीन है, मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड कॉलॉइड। मल्टी क्या होता है, जैसे बहुत छोटे 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 पार्टिकल मिला के तुम्हारे मल्टीमोलिकुलर बनाते हैं कॉलोइडल के कॉलॉइड के रेंज में। और मैक्रोमोलिकुलर क्या होते हैं, तुम्हारा छोटे छोटे पार्टिकल तो बना रहे हैं बट जो छोटे पार्टिकल का साइज होता है वो तुम्हारी कॉलॉइड की रेंज का होता है। कितनी रेंज का, 1 से लेके 1000 नैनोमीटर। आगे बात समझ में, ठीक है। एसोसिएटेड कॉलॉइड क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हारा ये बीकर है, बीकर में तुम्हारे कुछ पार्टिकल है, ठीक है, ये लो कंसंट्रेशन पे तो है, मतलब कि ये लो कंसंट्रेशन पे तो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहे हैं, बट जहाँ तुमने इसकी कंसंट्रेशन हाई कर दी वहाँ पे ये क्या कॉलॉइड बन जाएंगे, मतलब कि ये कॉलॉइड बन जाएंगे, वो तुम्हें कहते हैं एसोसिएटेड कॉलॉइड। ये तो अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मिसल। मिसल क्या होता है, तुम समझो मिसल एक तरह का क्या है तुम्हारा सरफेस एक्टिव एजेंट। क्या है तुम्हारा, ये है एक सरफेस एक्टिव एजेंट, ठीक है, जिसके तुम्हारे दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हाइड्रोफिलिक और एक होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक होता है मतलब जो पानी से प्यार करता है, और हाइड्रोफोबिक जो पानी से नफरत करता हो या डरता हो, ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं। अब आगे समझते हैं मिसल की फॉर्मेशन कैसी होती है, ठीक है, जो कि थ्योरी बेस्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, मेरे एग्जाम में भी आया था ये, ठीक है। तो मैकेनिज्म समझते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला है कॉमन सा RCONA, जिसका एक फेमस एग्जांपल है C17H35 CONA। ये CO, ये Na प्लस CO माइनस, ठीक है बच्चा, आगे बात समझ में। अब देखो ये CO माइनस Na प्लस, चलो देखो इसकी तुम्हारा जो मिसल का एक मिसल है, ये तुम्हारा सोडियम सॉल्ट और के फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। इसमें तुम्हारे दो पार्ट होते हैं जो टूट जाते हैं, RCO माइनस में और Na प्लस में, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुम ऐसे समझो कि हमारा ये जो ये है ना, ये फॉर्मूला यहाँ से लेके जो टेल बनी हुई है इसकी, तुम चाहो तो गिन सकते हो, जैसे कि ये C17 होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कार्बन है यहाँ पे। तो ये जो यहाँ से लेके इतनी जो टेल आ रही है ना, ये वाली जो टेल है, ये है तुम्हारी क्या है, ये हाइड्रोफोबिक है। ये टेल तुम्हारी हाइड्रोफोबिक है, इसको मैं दिखाती हूँ यहाँ से, ये हाइड्रोफोबिक है, मतलब ये पानी से डरती है, ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक है, ये पानी से डरती है। और ये जो CONA है, ये देखो Na प्लस तो अलग, Na देखो CO, एक सेकेंड, हाँ, ये तुम्हारा COO माइनस है और ये Na प्लस है, ठीक है। और यहाँ से लेके ये जो टेल आती है, ये तुम्हारी है हाइड्रोफिलिक, मतलब ये पानी प्रेमी है, ठीक है, पानी प्रेमी है, तो ये पानी से नहीं डरती ऑब्वियसली, और ये पानी से डरती है। तो जब तुम किसी अपनी गंदगी फॉर एग्जांपल है तुम्हारा कोई है ये डस्ट या ऑयल, ये कोई डस्ट है, ऑयल है, कपड़े पे ऑयल चिपका डस्ट ऑयल है, तो जब इसमें तुम अपने साबुन के डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल, डिटर्जेंट साबुन ऑब्वियसली मिसल से ही मिलके बनता है, इस मॉलिक्यूल को जब इसमें डालोगे, ये है तुम्हारी टेल, ठीक है, एक सेकेंड दूसरा कलर लेते हैं, ये है तुम्हारी टेल, ये हाइड्रोफोबिक है, तो ये पानी से भागेगी, लेकिन पानी से भागेगी बट यहाँ तो डस्ट और ऑयल है, तो ये क्या है, ये तो पानी नहीं है ना, तो ये यहाँ पे जाके चिपक जाएगी। और जिसकी जो पीछे का एरिया है जो COO माइनस है, COO माइनस है, ये तो पानी से डरती है, मतलब पानी प्रेमी है, तो इसके बाहर जो पानी का एरिया होगा ये उसके आसपास ही रहेगा, ये पानी से नहीं डरता, लेकिन ये चीज़ पानी से डरती है, इसलिए ये ऑयल के पास भागेगी, ना कि पानी के पास। फॉर एग्जांपल जैसे ये तुम्हारा बीकर हो गया ना, इसको तुम एक बीकर की तरह सोचना, ये है तुम्हारा बीकर, एक सेकेंड दूसरा कलर लेते हैं, ये है तुम्हारा बीकर पानी का, ठीक है, इसके अंदर है तुम्हारा एक मॉलिक्यूल, मतलब कि छोटा सा कंपाउंड है जो जिसपे गंदगी चिपकी हुई है, पानी है, तेल, मतलब तेल चिपका हुआ, गंदगी है, तो गंदगी में ऑयल तो रहता ही है ना। तो जब तुम इस मॉलिक्यूल को इसमें डालोगे तो ये एरिया तो है फिलिक, ये तो पानी से प्यार करता है, तो इसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बट ये जो टेल वाला एरिया है ये फोबिया है इसको पानी से, तो ये जाके पानी से बचने के लिए ये डस्ट और ऑयल की तरफ जाएगा, तो ये जाके इसके साथ चिपक जाएगा। और जब आप इस अपने कपड़े को या जिस भी चीज़ को रगड़ोगे तो ये उसके साथ निकल के अलग हो जाएगा, इस तरह से हमारा जो कपड़ा होता है वो धुल जाता है,
ठीक है। तो आगे बात समझ में, अगर पूछे कपड़ा या मिसल फॉर्मेशन क्या होती है और वो हमारे गंदे कपड़े क्या मतलब ये क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप कैसे होता है तो बता देना, ठीक है। और तुम्हारी फॉर्मेशन मैं बता चुकी हूँ, ये इसका फॉर्मूला है, इसमें ये पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक, ये पार्ट होता है फिलिक, ठीक है। और इसी को हम मिसल कहते हैं, मिसल फॉर्मेशन कहते हैं। और ये देखो ये वाटर है, ठीक है, और टेल वाला पार्ट फोबिया है इसको, तो ये पानी से दूर भाग रहा है, और ये वाला पार्ट लवर है तो ये पानी के नीचे ही लगा हुआ है, ठीक है। आगे बात समझ में, ये जो मैंने अभी तुम्हें एक्सप्लेन करा है इतनी सी चिंदी सी जगह पे ये पूरा यही लिखा हुआ है, तुम चाहो तो नोट्स बनाना, ठीक है। वही इसकी क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप है, मतलब कि आर पार्ट होता है जो मतलब पूंछ वाला पार्ट, टेल वाला पार्ट वो तुम्हारा डर्ट और ऑयल की तरफ चला जाता है, और जो लवर वाला पार्ट है वो आउटसाइड रहता है, क्योंकि ये पानी लवर है, से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। यही हो गया तुम्हारा। और एक और चीज़ जिसके दो एक और टर्म आती है, एक आता है मिसल के अंदर क्राफ्ट टेम्परेचर। ये क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसपे हमारा मिसल फॉर्मेशन होता है वो क्राफ्ट टेम्परेचर कहलाता है। और क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन क्या होती है, जिसे हम CMC कहते हैं इन शॉर्ट, वो होता है द मिनिमम कंसंट्रेशन जिसमें हमारी मिसल की फॉर्मेशन होती है, वो हमारा क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, मतलब कि ऐसी मिनिमम कंसंट्रेशन जिसमें हमारी मिसल की फॉर्मेशन हुई वो हमारी CMC कहलाई, ठीक है। आगे बात समझ में, मिसल वाला टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हुआ, आई होप हुआ होगा। अगर कहीं पे भी डाउट है ना तुम वीडियो को फिर से देख लो, ठीक है। तो अब देखो अगला टॉपिक आता है हमारा क्या, प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड्स, ठीक है। प्रिपरेशन आते हैं इसके कॉलॉइड्स के, जो कि हम दो पार्ट में बताते हैं, एक होता है ब्रेडिंग आर्क मेथड और दूसरा है पेप्टाइजेशन, ठीक है। पहले हम एक एक करके समझते हैं। अच्छा चलो मैं पहले तुमको ये डायग्राम बताती हूँ, उसके बाद तुम्हें ये इसकी ये जो लिखा है यहाँ पे ये तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, एक बीकर लिया, ये हमारा बीकर हो गया, इसमें हमने डाले ठंडी ठंडी आइस बात, मतलब हम इसको ठंडे पानी या बर्फ़ जो भी मन करे तुम्हारा, ठंडा पानी डाल दो, एकदम चिल्ड वाटर या बर्फ़ डाल दो, उसमें डाला। इसके अंदर हमने एक और लिया बीकर और इसमें हमने जोड़ा एक सॉफ्ट मेटल, जो वो तुम्हारा गोल्ड भी हो सकता है, ठीक है, सॉफ्ट मेटल लगाया और यहाँ से हमने इसे बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। तो उसके बाद बैटरी से जोड़ने के बाद यहाँ पे चूंकि सॉफ्ट मेटल है इस वजह से यहाँ पे एक आर्क मौजूद होगा, क्या होगा, यहाँ पे एक आर्क बनेगा। आर्क बनने के बाद वेपर बनेगा, वेपर चूंकि हम वेपर होगा और वेपर उड़ना चाहेगा, बट बाहर क्या है हमारे पास, बाहर है हमारे पास आइस। आइस की वजह से वेपर के मॉलिक्यूल्स यहीं पर रहेंगे, वो इधर से उधर नहीं जा पाएंगे कहीं, और वेपर के मॉलिक्यूल यहीं घूमते 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 एक क्या बना देंगे, कॉलॉइड बना देंगे। ये क्या है तुम्हारा ब्रेडिंग आर्क्स मेथड, वही चीज लिखी है, दिस मेथड यूज टू मेक द कॉलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड सिल्वर या पीटी। मतलब यहाँ तुम सॉफ्ट मेटल में गोल्ड भी ले सकते हो, सिल्वर भी ले सकते हो, कोई भी सॉफ्ट मेटल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एन इलेक्ट्रिकल आर्क इज सेट अप बिटवीन टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड सस्पेंडेड इनटू आइस कोल्ड वाटर इन अ वेसल। मतलब तुम्हारा जो आर्क बन रहा है, इलेक्ट्रिकल आर्क किसकी वजह से, बैटरीज की वजह से, ठीक है, इस कोल्ड वाटर के वेसल में। वही मतलब जो चीज़ मैंने अभी तुम्हें बताई है वही है, जब आर्क तुम्हारा बनेगा उसके बाद वेपर क्रिएट होगा, वेपर चूंकि जा नहीं पाएगा क्योंकि आइस बाथिंग बाहर चल रही है, जिस वजह से यही घूम घूम के तुम्हारा कॉलॉइडल पार्टिकल्स में तब्दील हो जाएगा। ये होता है तुम्हारा ब्रेडिंग आर्क मेथड, ठीक है। अब आज जो अगला मेथड है तुम्हारा पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन का क्या सीन है, देखो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा ये कोई मॉलिक्यूल है FeOH3, ये FeOH3 है, ठीक है। इसमें तुमने क्या डाला, इसमें तुमने डाला एक रिएजेंट FeCl3 जिसको बोलेंगे पेप्टाइजिंग एजेंट। पेप्टाइजिंग एजेंट के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिपल्शन क्रिएट होगी, क्या होगी, ड्यू टू रिपल्शन, यहाँ पे रिपल्शन क्रिएट होगी, और रिपल्शन क्रिएट होने के बाद ये तुम्हारे मॉलिक्यूल 4 टुकड़ों में या 3 टुकड़ों में टूट के अलग हो जाएंगे, जिसको पेप्टाइजेशन बोलते हैं, जो बनते हैं कोलॉइडल पार्टिकल के रूप में। वही लिखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द लार्ज साइज पार्टिकल ऑफ precipitate into small size colloidal particle in the presence of suitable electrolyte is called peptization and the electrolyte called peptizing agent। मतलब कि जो इलेक्ट्रोलाइट यूज हुआ है तुम्हारा वो पेप्टाइजिंग एजेंट कहलाता है। इस पूरे मेथड को हम कहेंगे क्या, पेप्टाइजेशन। अगर कोई तुम्हारा फॉर एग्जांपल MCQ बेस पूछ लिया जाए कि पेप्टाइजेशन का कॉज क्या है, रीजन क्या है इसके पीछे होने का, तो तुम बता देना ड्यू टू रिपल्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड। इसके दो मेथड होते हैं, पहला है हमारा क्या, डायलिसिस, और दूसरा है इलेक्ट्रोडायलिसिस। डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस जैसे नेम में सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं ना, वैसे ही सेम है बिल्कुल, बस इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या होता है, तुम्हारी दो बैटरीज जुड़ जाती है, एनोड और कैथोड, जिसकी वजह से एज कम्पेयर मतलब कंपैरिजन करोगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस जल्दी हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे और मतलब
हम जाहिर सी बात है बैटरीज लगेंगी तो फास्ट तो हो गई, ठीक है। तो समझो डायलिसिस क्या होता है, पहले हम ग्राफ की मदद से समझाते हैं, ग्राफ नहीं मतलब डायग्राम से समझाते हैं इसमें होता क्या है। हम लेते हैं बड़ा सा बीकर, उसके अंदर एक और डालते हैं बीकर जिसके चारों तरफ बनी रहती है डायलिसिंग मेम्ब्रेन। इसके अंदर होता है कि हमारे होते हैं हमारे ये कॉलॉइड के पार्टिकल और होते हैं हमारे क्रिस्टलॉइड, कॉलॉइड प्लस क्रिस्टलॉइड। अब जो कि हमें पता है कि कॉलॉइड की रेंज क्या होती है 1 से 1000 नैनोमीटर तक, है ना, और हमारी जो क्रिस्टलॉइड की रेंज होती है वो हमारी 1 नैनोमीटर से भी कम होती है, मतलब बहुत छोटे 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 पार्टिकल होते हैं। तो जब तुम इसमें पानी डालोगे, ठीक है, तो तुम्हारी मेम्ब्रेन से क्रिस्टलॉइड निकल जाती है और सिर्फ तुम्हारे अंदर पार्टिकल में क्या बचता है, कॉलॉइड। तो यही तुम्हारा मेथड कहलाता है डायलिसिस, ठीक है। वही लिखा है यहाँ पे क्या, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल कॉलॉइड फ्रॉम दोज क्रिस्टलॉइड बाय मीन ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सूटेबल मेम्ब्रेन, जो कि मेम्ब्रेन इसकी चारों तरफ थी। while ठीक है मेम्ब्रेन colloidal particle can't pass through a membrane while the ion of electrolyte can pass through, क्योंकि colloidal ion पास नहीं हो सकती क्योंकि उनका साइज एज कम्पेयर टू द, अगर हम कंपेयर करेंगे क्रिस्टलॉइड से तो वो ज़्यादा होता है क्योंकि उसकी तो 1 नैनोमीटर से भी कम होती है, और क्रिस्टलॉइड और कॉलॉइड हमारे होते हैं 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच, ठीक है। और वही इलेक्ट्रोडायलिसिस में वही हम बैटरीज लग जाती हैं जो कि तुम्हें दिख रही होंगी, है ना, बस वही सेम चीज़ होती है और कुछ नहीं। सॉल्यूशन का पार्टिकल होता है जिसमें क्रिस्टलॉइड होते हैं और कॉलॉइड होते हैं, वही चीज़ होती है, ठीक है। तो प्यूरिफिकेशन और कॉलॉइड के 2 मेथड होते हैं, एक डायलिसिस और दूसरा इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन में पहली प्रॉपर्टी आती है हमारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी तुम सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ चुके होगे, एक बार यहाँ पे भी समझ लो कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी तुम्हारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज के, ठीक है। अगर तुम्हारा साइज ज़्यादा हुआ तो उसकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, नहीं अगर तुम्हारा साइज बड़ा हुआ तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, घटेगी, ठीक है। मतलब तुम सब, मैं यहीं पे लिख देती हूँ ना, तुम्हारा जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है, सुंदर सुंदर लिखती हूँ, तुम्हारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। अब चूंकि कॉलॉइड की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो कॉलॉइड की रेंज होती है 1 से 1000 नैनोमीटर, ठीक है, जो कि बड़ी होती है, बड़ी मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी तुम्हें हाई मतलब कम लो देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर तुम ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हो, हम ट्रू सॉल्यूशन एग्जांपल लेते हैं, ट्रू सॉल्यूशन का जो रेंज होती है वो कम होती है। जैसे कि हमारे ग्लास में हमने डाल दिया नमक, तो नमक के पार्टिकल काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, तो तुम उसकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी देखोगे तो काफ़ी हाई रहेगी। लेकिन वहीं पे हम कॉलॉइडल सॉल्यूशन देखेंगे जो कि ट्रू सॉल्यूशन से तो ज़्यादा ही होते हैं, इनकी 1 से 1000 नैनोमीटर होती है, तो इनकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज लो मिलेगी, ठीक है। अगला है हमारा टिंडल इफेक्ट। देखो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, इसकी एग्जांपल तुम पहले पढ़ लोगे तो तुम्हें पता चलेगा। स्काई इज ब्लू और प्रोजेक्शन ऑफ लाइट इन द सिनेमा हॉल, मतलब कि हम जब सिनेमा हॉल में जाते हैं जो प्रोजेक्शन की वजह से सामने वाले पर्दे पे जो मूवीज चल रही होती है वो एक टिंडल इफेक्ट की वजह से ही होता है। कैसे कि जब व्हेन अ लॉन्ग बीम ऑफ लाइट पास थ्रू कॉलॉइडल सॉल्यूशन द पाथ ऑफ द लाइट बिकम विजिबल, मतलब कि कॉलॉइडल सॉल्यूशन की वजह से तुम्हारी लाइट का जो पाथ होता है, मतलब कि अगर इस बीकर पे ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है, और इस बीकर पे है तुम्हारा कॉलॉइडल, और यहाँ से तुम लाइट पास करा रहे हो तो इधर नहीं देखेगी, बट कॉलॉइडल सॉल्यूशन की वजह से यहाँ पे इस एरिया में तुम्हारा जो पाथ होगा वो विजिबल हो जाएगा, ठीक है। वही होता है तुम्हारा टिंडल इफेक्ट। अगला क्या है, अगला है हमारा ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट मतलब कि कॉलॉइडल पार्टिकल की एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टीज है, क्योंकि ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से ही कॉलॉइडल अपने कॉलॉइडल एग्जिस्टेंस में पाया जाता है। मतलब कि क्योंकि कॉलॉइडल पार्टिकल जो होते हैं, मतलब कि जब हमने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा, देखो ब्राउनियन मूवमेंट तो पहली बात तो इसको निकाला किसने, इसको ढूंढा, इसका पता किसने लगाया, उसका पता लगाया रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। तो जब उसने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा तो उसने देखा जो कॉलॉइडल के पार्टिकल है वो जिग जैग कहीं पे भी मुंह उठा के बस कहीं पे भी आपस में भिड़े जा रहे हैं। इस वजह से उनके पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ भिड़ रहे हैं, ठीक है। तो जिस वजह से ये कॉलॉइडल पार्टिकल बने, मतलब कॉलॉइडल पार्टिकल की एग्जिस्टेंस हुई, क्योंकि ये डिपेंड्स अपॉन ये साइज पे डिपेंड करती है। तुम्हें एक एग्जांपल समझो, जैसे कि हमने एक ग्लास लिया, उसमें हमने डाला पानी, फिर हमने उसमें डाला नमक, नमक घुल गया, ठीक है, क्योंकि नमक के पार्टिकल आपस में कॉलॉइड करे आपस में और पूरे पानी में आपस में घुल गए। तो जब पानी पियोगे तो तुम्हें जो है नमकीन पानी मिलेगा, और उसी पानी में अगर तुम दूसरी तरफ
उसमें रेत डाल दोगे, ठीक है, तो रेत नीचे बैठ जाएगी, और क्योंकि ये कोलॉइड नहीं करती, इनका मूवमेंट ब्राउनियन मूवमेंट की तरह जिगजैग वाला नहीं है, तो ये इस पानी में पूरा नहीं घुल पाएगा। और तो जब तुम इथर का पानी पियोगे, जो कि ऊपर की सतह वाला पानी तुम्हारे मुंह पे आएगा, तो उस पानी का कोई टेस्ट नहीं होगा, है ना। तो ये डिफरेंस होता है क्या इन दोनों पे। तो वही चीज़ होती है ब्राउनियन मूवमेंट, एक बार पढ़ लो, शायद तुम्हें और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। द कंटिन्यूअस जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन कोलॉइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट, डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल एंड विस्कोसिटी ऑफ डीएम। मतलब कि ये ना दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, क्या है, साइज पे डिपेंड करती है। ऑब्वियसली अगर तुम्हारे कोलेटरल के पार्ट जितने छोटे हुए उतना ज़्यादा तुम्हारा जिगजैग मोशन दिखेगा, बड़े हुए तो नहीं दिखेगा, जो भी मैंने रेत और नमक वाला एग्जाम्पल दिया था। और इनकी विस्कोसिटी और डीपी मतलब कि डीएम मतलब डिस्पर्सिव मीडियम पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्राउनियन मूवमेंट। अब होता है चार्ज। कोलोइडल पार्टिकल हमेशा चार्ज कैरी करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव के एग्जांपल हैं ये और नेगेटिव के एग्जांपल हैं ये, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? द प्रोसेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन अ यू ट्यूब हैविंग अ कोलोइडल पार्टिकल। मतलब कि यू ट्यूब का एक कोलोइडल पार्टिकल होता है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी जाती है, तो तुम्हारा अगर कोई पॉजिटिव वाला चार्ज है तो वो नेगेटिव पे जाएगा, और नेगेटिव वाला चार्ज तुम्हारा पॉजिटिव पे जाके चिपक जाएगा। यही होती है तुम्हारी इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड, ठीक है। वही लिखा, इस मूवमेंट को पॉजिटिव वाला जा रहा है तुम्हारा नेगेटिव के पास, और नेगेटिव वाला जा रहा है पॉजिटिव के पास, ये मूवमेंट कहलाती है इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब अगली आती है कोएगुलेशन। कोएगुलेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इज कॉल्ड कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेट। मतलब कि छोटे 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 तुम्हारे पार्टिकल मिलके बड़ा पार्टिकल बना रहे हैं, ये होता है तुम्हारा कोएगुलेशन। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देते हैं इसका, जैसे कि हमारे पास 3 पार्टिकल हैं इस तरह के, ठीक है, और ये जो है साथ ही जो है पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो जब तुम इनकी रिएक्शन कराओगे, तो रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे हम एक रिएजेंट लेंगे, क्या, फॉर एग्जाम्पल हम एक रिएजेंट लेंगे A+B-, ठीक है। तो ये जो ये B- वाला हिस्सा है, ये हम इन तीनों को अपने साथ रिएक्ट करवा लेगा और मिलके बना देगा क्या, एक बड़ा सा प्रेसिपिटेट या कोएगुलेशन हो जाएगी यहाँ पे। यही एग्जांपल है तुम्हारा कोएगुलेशन का। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसी के ऊपर हैरी श्यूज़े, जो भी इसको पढ़ना चाहो, हैरी श्यूज़े रूल जो भी कह लो, एक रूल दिया गया जो कि बता रहा है कि तुम्हारा चार्ज पे क्या वो होगा, चार्ज की कंपेयर कैसे कर पाओगे। द अपोजिट चार्ज आयन आर इफेक्टिव फॉर कोएगुलेशन। कोएगुलेशन पावर इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद इन चार्ज ऑन द आयन यूज फॉर कोएगुलेशन। मतलब कि अगर नेगेटिव कोलॉइड के लिए देखोगे तो तुम्हारा Al3+, Ba2+ और Na2+ देखा जाएगा, और अगर तुम पॉजिटिव कोलॉइड्स के लिए देखोगे तो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज देखे जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जितना ज़्यादा चार्ज होगा ना, उतनी ज़्यादा हमारी कोएगुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि हमारी कोएगुलेशन प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, ठीक है। एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे तुम्हारे पास तीन कंपाउंड दे दिए जाएंगे अलग अलग तरह के, और उनमें चार्ज दिया जाएगा, जिसमें 3+, इसमें 4+। तुम्हें पूछा जाएगा इसमें कोएगुलेशन किसकी ज़्यादा होगी, तो जिसका चार्ज ज़्यादा होगा तुम बता देना उसकी कोएगुलेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। आगे बात समझ में आई होप ये तुम्हारे क्रिस्टल क्लियर हो गया हो। अगली स्लाइड में चलते हैं। तो अब अगला टॉपिक है हमारा इमल्शन। पिछली स्लाइड में मैं बता चुकी हूँ, जब हम यहाँ पे डीपीडीएम के एग्जाम्पल्स याद कर रहे थे, डीपीडीएम के टाइप्स पढ़ रहे थे, तो उसमें जब हमारा लिक्विड प्लस लिक्विड आ रहा था, तो हमारा क्या बन रहा था, हमारा बन रहा था इमल्शन, ठीक है। हमारा क्या बन रहा था, हमारा इमल्शन बन रहा था, ठीक है। तो इमल्शन मैंने बताया था कि जहाँ पे 2 अमाउंट में तुम्हारे लिक्विड लिक्विड पाए जा रहे हैं, तो वो तुम्हारी इमल्शन बनती है। वही चीज़ है, दीज आर लिक्विड लिक्विड सिस्टम, ठीक है। इसके 2 एग्जाम्पल होते हैं। पहला है या तो ऑयल डिस्पर्स इन वाटर, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा ऑयल पानी में जा रहा है या पानी ऑयल में जा रहा है, ठीक है। इसके 2 एग्जाम्पल होते हैं। पहला एक ले लेते हैं हम, इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, कौन से कलर से देखिए, तो इसका एग्जाम्पल है ऑयल इन वाटर वाला। ऑयल इन वाटर वाले में तुम ले लो जैसे कि दूध, तो दूध में क्या हो जाएगा, दूध में तुम्हारा ऑयल इन वाटर ही तो है ना, पानी ही मिलाया जाता है ना। तो ये मिल्क एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा OW टाइप का, ठीक है। वहीं पे वाटर डिस्पर्स इन ऑयल, जिसमें WO वाला टाइप देखेंगे तो WO वाला टाइप का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे तुम्हारा वाटर इन ऑयल, ठीक है। जैसे कि बटर ले लो, बटर में क्या होता है, बटर में ऑयल होता है ज़्यादा है और प्लस होता है वाटर। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया बटर वाला, और इसका एग्जाम्पल हो गया, कहाँ गया ये, ऑयल वाला।
ठीक है, आगे बात समझ में। चलो अगला देखो, अगला आता है हमारा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होती है? दो सब्सटेंस विच हैव एक्सेलरेट, मतलब कि कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो तुम्हारी रिएक्शन को, जैसे ए से बी जाने पे रिएक्शन सी हो रही है बट इसमें टाइम लग रहा है 1 घंटा, वहीं पे तुमने अगर वहाँ पे एक कैटलिस्ट को डाल दिया तो वो तुम्हारी हो जाएगी 1 मिनट पे। ठीक है, वही होता है तुम्हारा कैटलिस्ट। क्या करता है? एक्सेलरेट करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, और बस यही कैटलिस्ट का काम होता है। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है ये ना, मतलब कि तुम्हारे कैटलिस्ट कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। अभी तक हम, जब तक हमने हमेशा पढ़ा है तो हमने देखा कैटलिस्ट हमारी रिएक्शन को फास्ट कर रहा है, हमारा टाइम बचा रहा है, बट कहीं कहीं हमारा रिएक्शन को फास्ट भी करता है और कहीं कहीं रिएक्शन को घटाता भी है, रिएक्शन के टाइम को घटाता भी है। इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दो टाइप देखे जाते हैं इसके, होमोजेनस कैटलिस्ट और हेट्रोजेनस कैटलिस्ट। होमोजेनस कैटलिस्ट क्या होता है? जिसमें दोनों हमारे गैसेस फॉर्म में होते हैं और साथ में हमारा जो कैटलिस्ट होता है वो भी गैसेस फॉर्म में होता है, वो होता है हमारा होमोजेनस कैटलिस्ट। मतलब रिएक्टेंट भी और हमारा कैटलिस्ट भी गैसेस फॉर्म में या सेम फेज में हुआ, उसको हम होमोजेनस कहते हैं। और हेट्रोजेनस वो होता है जिसमें हमारा रिएक्टेंट और हमारा जो कैटलिस्ट होता है वो डिफरेंट फेज में होते हैं, या तो गैस हो गया या सॉलिड हो गया, ठीक है, लिक्विड हो गया, तो वो होते हैं हमारे हेट्रोजेनस। हो नाम से पढ़ लो यार, कुछ कुछ टर्म ऐसी होती है कि हम उनका नाम भी देख लेना तो हमें उनके बारे में जानने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें पता है कि होमो का मतलब क्या होता है, हेट्रो का मतलब क्या होता है। ठीक है, आगे आते हैं स्लाइड में। अगला क्या है? आई होप ये टॉपिक भी तुम्हें क्रिस्टल क्लियर हो गया, इमल्शन भी समझ में आ गया हो। और हाँ, एक बात रखना, अगर इमल्शन पूछे तो तुम्हें इसके एग्जाम्पल जरूर लिखने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल अगर नहीं लिखोगे तुम्हारे नंबर वो आधे काट लेगा। ठीक है, चलो आगे देखो। अब आता है एंजाइम। एंजाइम जो भी कह लो, ठीक है। तो एंजाइम को तुम इसको लॉक एंड की मैकेनिज्म से समझाओगे। मैं पहले अभी समझो एंजाइम होते क्या है। देखो, एक होता है कैटलिस्ट जो कि हमारी रिएक्शंस पे एक्सेलरेट करता है, हमारी रिएक्शन को बढ़ाता है। ठीक है, जैसे हम कोई भी रिएक्शन करते हैं फिजिकली तौर पे, ठीक है, हम यूनिवर्स पे कोई रिएक्शन कराते हैं तो उसमें कैटलिस्ट यूज होता है। ठीक है, तो अब अगला आता है हमारा एंजाइम। तो एंजाइम क्या होता है? जैसे कि हम कैटलिस्ट देख रहे थे, हमारी रिएक्शन में हम यूनिवर्स में कोई रिएक्शन करते हैं तो उसमें जो इनको रिएक्शन को एक्सेलरेट या डिक्रीज लेवल पे पहुंचाता है वो कैटलिस्ट होता है। बट एक और चीज़ होती है जो जिसे बायोकेमिकल कैटलिस्ट कहते हैं, वो होते हैं एंजाइम, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में वर्क करते हैं। किसमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जानवरों के बॉडी के अंदर, पेड़ पौधों की बॉडी के अंदर। ठीक है, इसका मैकेनिज्म मैं तुम्हें एक लॉक एंड की मेथड से समझाती हूँ। तुम अगर कहीं पे भी एंजाइम का मैकेनिज्म आ जाए तो उसके लिए तुम बस ये लॉक एंड की मेथड याद कर लो। क्या? लॉक एंड की। क्योंकि जैसे कि हम कोई लॉक लेते हैं, पहले मेरी कहानी सुनना, बाद में इनको जो है डिफाइन करेंगे। पहले हमने कोई लॉक लिया, ठीक है, ये हमारा लॉक हो गया, ये हमारी हो गई की। हमने इसमें डाला, इन दोनों को हमने आपस में फंसाया, ट्राई मारा, चाबी घुमाई, उसके बाद हमारा ताला खुल गया दो टुकड़ों में, और हमारी चाबी तो नहीं टूटी ना, हमारा ताला ही खुलता है ना, हमारी चाबी तो वैसी ही रहती है। वही चीज़ होती है मैकेनिज्म का। मतलब हमने एंजाइम लिया, रिएक्टेंट पे डाला, रिएक्टेंट और इन दोनों को साथ में हमने ये रिएक्शन करे, रिएक्ट करे, साथ में जो भी करे, उसके बाद हमारा जो रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है और हमारी एंजाइम एज इट इज रहती है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यही होती है मैकेनिज्म। ये मैंने थ्योरी नहीं लिखी, क्योंकि मैंने ये लॉक एंड की वाला बहुत बढ़िया सूटेबल वर्ड ढूंढा था इसके लिए, लॉक एंड की, क्योंकि मुझे देख के लॉक एंड की लग रहा था। तो तुम्हें ये पता पढ़ लोगे तो तुम थ्योरी अपने आप से बना लोगे। ठीक है, वही होता है। आता है इसका एक फेमस एग्जाम्पल है एंजाइम का, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज। ठीक है, वहाँ पे हम सुक्रोज में जब इन्वर्टेज क्या होता है, ये एंजाइम होता है, इन्वर्टेज एंजाइम होता है। जब इसमें डालते हो ये तुम्हारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट के निकल जाता है। बट हमारा जैसे हमने ये हमारी चाबी, ये हमारा ताला, हमने इसमें डाला, हमारा जो ताला है वो दो टुकड़ों में टूट गया और हमारी चाबी एज इट इज रही। ठीक है, और एक फेमस एंजाइम होता है हमारा कौन सा? लैक्टोबैसिली। ये हमारा मिल्क से कर्ड में बदलता है। मतलब जब मम्मी घर में जो है दूध से दही बनाती हैं तो उसमें जो एंजाइम वर्क करता है वो लैक्टोबैसिली वर्क करता है। ठीक है, आगे बात समझ में। और इसके कैरेक्टरिस्टिक है एंजाइम कैटलिस्ट के, जो कि है हाई एफिशिएंसी, हाई स्पेसिफिक नेचर, इसका नेचर बहुत स्पेसिफिक होता है। ठीक है, और है हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये टेम्परेचर वर्क करता है 298 केल्विन से 310 केल्विन, और ऑप्टिमम pH लेवल होता है 5 to 7। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, एमसीक्यूज में चाहे पूछे, वैसे तो जनरली नहीं पूछते हैं, बट फिर भी हमें कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए। ये आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो। ठीक है, तो हमने ऑलमोस्ट सब पढ़ डाला सरफेस केमिस्ट्री में जितना भी था।
तो आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूबल होते हैं। और कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, और डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट माय चैनल। बाय बाय, टाटा।